हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लक्ष्य फॉर सक्सेस। देखिए दोस्तों, हम इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। और जैसा कि हमने कल वीडियो अपलोड किया था बाबर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के एमसीक्यू पर, आज हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हुमायूं और शेरशाह सूरी से संबंधित कुछ एमसीक्यू लाए हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप यह सीरीज लगा लेते हैं तो हुमायूं और शेरशाह सूरी से आने वाले सारे क्वेश्चन आप आसानी से लगा सकते हैं। हम इसको डिटेल में भी आपको बताएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो इसको ज़रूर शेयर करें और बेल आइकन दबा लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों, आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न नामों में से उसे चिन्हित करिए जो हुमायूं के भाइयों में से किसी का नाम नहीं था। देखिए दोस्तों, इसमें आपसे क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि हुमायूं का भाई निम्न में से कौन था। तो देखिए, कामरान, अस्करी और हिंदाल, इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है कामरान, अस्करी और हिंदाल, ये तीनों जो है बाबर के पुत्र तथा हुमायूं के भाई थे। ठीक है, हुमायूं बाबर का सबसे बड़ा पुत्र था और हुमायूं का जन्म कब हुआ था? 1508 में हुआ था। कब हुआ था? 1508 में हुआ था। 1508 में काबुल में इसका जन्म हुआ था। कि कहाँ हुआ था? काबुल में। किसका? हुमायूं का। और हुमायूं के कितने भाई थे? 4 भाई थे, कामरान, अस्करी, हिंदाल और खुद हुमायूं था। तो इस तरह जो है बाबर के जो ये पुत्र थे चारों में से, तो उसमें उस्मान जो था, ऑप्शन नंबर बी, वो जो है वो हुमायूं के भाइयों में से नहीं था। इसलिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उस्मान। ठीक है, आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। आपको बताना है कि युद्ध स्थलों के नाम नीचे अंकित किए गए हैं और उसको आपको क्या बताना है? तिथि के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो अगर आपको यह पता होगा कि कौन सा युद्ध किस सन में लड़ा गया है तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर ले जाएंगे और इसका कालानुक्रम आप व्यवस्थित कर लेंगे। इसको क्रोनोलॉजी आप लगा लेंगे। ठीक है, चलते हैं अपने क्वेश्चन के ऑप्शन पे। देखिए क्या है, सबसे पहले क्या हुआ था? देखिए, देवरा का युद्ध हुमायूं द्वारा लड़ा गया था। वो कब लड़ा गया था? देवरा का युद्ध सबसे पहले लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1531 में। कब लड़ा गया था? 1531 और 32 के आसपास देवरा का युद्ध लड़ा गया था। सबसे पहले देवरा होगा, ये पता चल गया। देखिए, अगर आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चन करना है तो आप देखिएगा, देवरा जो है ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो कंफर्म आंसर जो होगा वो या तो बी होगा या तो डी होगा। आगे देखते हैं कौन सा किया गया था। उसके बाद हुमायूं के द्वारा चौसा का युद्ध किया गया था, जो कि किसके साथ किया गया था? जो कि हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुआ था 1539 में। हुमायूं जिसमें हार जाता है और 1539 में चौसा का युद्ध सेकंड युद्ध था। देखिए, इसमें कन्नौज ऑप्शन दिया है जो कि गलत हो जाएगा और इसमें आपका दिए चौसा दिया है। इस तरह से जो ऑप्शन होगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, देवरा, चौसा, कन्नौज और सरहिंद। ये जो है चारों युद्ध का क्रम है। देखिए, बता दें आपको, जैसा कि हमने बताया, देवरा का युद्ध 1531-32 में हुआ था और चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था। कन्नौज का जो युद्ध हुआ था, या बिलग्राम का युद्ध भी उसे कहा जाता है, यह भी शेरशाह और हुमायूं की सेना के मध्य ही हुआ था। ये 1540 में हुआ था। कब हुआ था? 1540 में, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट जो सरहिंद का युद्ध है, जब हुमायूं करीब 15 साल के बाद वापस आता है सिंध से लौटकर भारत और शेरशाह के पुत्र के ऊपर आक्रमण करता है, उस युद्ध को सरहिंद के युद्ध से के नाम से जाना जाता है। और यह युद्ध हुआ था हमारा 1555 में। कब हुआ था? 1555 में। इसलिए सबसे लास्ट में सरहिंद का युद्ध हो जाएगा। देखिए, इसमें ऑप्शन भी दिया है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी, जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि इसकी रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहे। और क्वेश्चन करने से पहले आप जो है पहले खुद से ट्राई करें ताकि आप खुद को जज कर सकें और हमें कमेंट सेक्शन में करके बताएं कि आपने कितने क्वेश्चन इसमें से सॉल्व किए हैं। आते हैं अपने क्वेश्चन पे। देखिए, हमारा जो क्वेश्चन है वह है, फरीद जो बाद में शेरशाह सूरी बना ने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की थी? तो बताइए दोस्तों, कहाँ से शिक्षा शेरशाह सूरी ने प्राप्त की थी? देखिए, फरीद जो बाद में शेरशाह सूरी बना, मतलब फरीद खां जो है उसका रियल नेम था फरीद खां। जो बचपन में उसका नाम था फरीद खां, लेकिन बाद में जब वह शेर को मार देता है, शेर को जब मार देता है उसका नाम शेर खां पड़ जाता है, इसलिए शेरशाह के नाम से वो प्रसिद्ध हो जाता है। लेकिन आपको बताना है कि उसने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी। तो देखिए, फरीद जो था बाद में शेरशाह सूरी बना, अपनी शिक्षा जौनपुर से प्राप्त की थी। कहाँ से प्राप्त की थी? जौनपुर में। और देखिए, फरीद जो था वो 1494 ईस्वी में ही घर को छोड़कर चला गया था और अपने विद्यालय के अध्ययन के लिए वो जौनपुर आया, जिसे
पूर्व का सिराज के नाम से जाना जाता है। जौनपुर को क्या जाना जाता है? पूर्व के सिराज के नाम से। याद रखिएगा, जौनपुर को किस नाम से जाना जाता है? पूर्व का सिराज। ठीक है, याद रखिएगा इसको। तो इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, जौनपुर। ठीक है, आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मध्ययुगीन शासकों में कौन एक उच्च शिक्षित था? आपको अभी बताना है कि निम्नलिखित शासकों में से कौन सबसे अधिक पढ़ा हुआ था। ऑप्शन नंबर ए है बलबन, ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर सी है इब्राहिम लोदी, ऑप्शन नंबर डी है शेरशाह सूरी। ठीक है, करेक्ट आंसर आप बताइए इसका क्या होगा। देखिए, अभी हमने बताया कि शेरशाह सूरी जो था वो 1494 में घर छोड़कर चला गया था, और घर छोड़कर जब वो चला गया था तो सबसे पहले उसने शिक्षा को ग्रहण किया और वो जाकर जौनपुर में शिक्षा को ग्रहण किया। तो इसलिए सबसे अधिक जो था औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने वाला वह कौन था? वह शेरशाह सूरी था, क्योंकि उस समय मिडवल हिस्ट्री में यानी मध्यकालीन भारत के इतिहास में जौनपुर शिक्षा का प्रमुख केंद्र माना जाता था और उच्च शिक्षा का प्रमुख केंद्र माना जाता था। इसलिए यह कहा जा सकता है कि सबसे उच्च शिक्षित जो व्यक्ति था वो शेरशाह सूरी था, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, शेरशाह सूरी। ठीक है, आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए है बहलोल लोदी, ऑप्शन नंबर बी सिकंदर लोदी, ऑप्शन नंबर सी शेरशाह सूरी, ऑप्शन नंबर डी इस्लाम शाह सूरी। ठीक है दोस्तों, 1529 में बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित करने के बाद शेर खां ने हजरत की आला की उपाधि धारण की थी। हजरत आला की उपाधि कब धारण की थी उन्होंने? नुसरत शाह, जो कि बंगाल का उस वक्त शासक था। नुसरत खां कौन था? नुसरत खां, जो कि उस वक्त बंगाल का शासक था, उसको हराने के बाद इन्होंने, ठीक है, क्या शासक ग्रहण किया था? हजरत आला की उपाधि धारण किया था। इसलिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी जो है उन्होंने हजरत आला की उपाधि धारण की थी। आते अपने अगले क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों, सिकंदर लोदी में बता दूं, सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। 1504 में इसने क्या किया था? आगरा शहर की स्थापना की थी। ठीक है, याद रखिएगा, सिकंदर लोदी जो था वो गुलरुखी शीर्षक से कविताएं लिखा करता था। इसलिए याद रखिएगा, दोनों क्वेश्चन को याद रखिएगा आप साथ में। बहलोल लोदी, जो कि लोदी वंश का संस्थापक था, उसे बहलोल लोदी के नाम से जाना जाता था, इसको भी याद रखिएगा आप। आते अपने अगले क्वेश्चन पे। देखिए, जो हमारा अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के पराभव के उपरांत किस शासक द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया था? दोस्तों देखिए, दिल्ली सल्तनत जो कि कब से कब चली थी? 1206 से 1526 तक दिल्ली सल्तनत चली थी, और उसके बाद मुगल शासन की स्थापना हो जाती है बाबर द्वारा। और यही क्वेश्चन पूछा गया है कि किस शासक द्वारा स्वर्ण मुद्रा सर्वप्रथम चलाई गई थी दिल्ली सल्तनत के बाद? तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए है अकबर, ऑप्शन नंबर बी हुमायूं, ऑप्शन नंबर सी शाहजहां, ऑप्शन नंबर डी है शेरशाह सूरी। देखिए दोस्तों, जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि हुमायूं ने सबसे पहले दिल्ली सल्तनत के ख़त्म होने के बाद हुमायूं द्वारा सबसे पहले स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया गया था, और हुमायूं के बाद शेरशाह सूरी ने भी कुछ इंपॉर्टेंट स्वर्ण की मुद्रा जारी किया था। इसलिए याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, हुमायूं। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? देखिए, चुनार जो किला है वह किला कहाँ पे है? वह चुनार किला है मिर्ज़ापुर में। कहाँ पे है? मिर्ज़ापुर में। याद रखिएगा, मिर्ज़ापुर जिला का नाम है, वहाँ पे आपका चुनार का किला मिलेगा। यहाँ पे शेरशाह सूरी द्वारा जब वो बाबर का सेनापति था, देखिए शेरशाह सूरी किसका सेनापति था? बाबर का। और बाबर के सेनापति जब था वो, तब उसे चुनार का किला मिला था, और वहाँ पे वह शासन करने के जब जैसे ही बाबर मरा तो वहाँ पे वो अधिकार कर लिया और वहाँ पे शासन प्रणाली शुरू कर दी थी। तो उसके विरुद्ध हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर आक्रमण कर दिया, और उस समय जब वो आक्रमण करता है तो उस समय का जो सन रहता है वो रहता है 1532 ईस्वी में हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर आक्रमण किया था। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए दोस्तों, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर करीब 4 से 5 महीने तक लगातार घेरा रखा था, जिसके बाद शेर खां ने सारी, जब उसकी जो खाना पीने की जो व्यवस्था थी वो ख़त्म हो गई, तो उसने क्या किया कि उनके आगे यानी हुमायूं के आगे उसने अधीनता स्वीकार कर ली, और इसके बाद उसने क्या कहा जाता है, चुनार का दुर्ग में से हुमायूं को संधि कर लिया। इसलिए देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 1532। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा देखिए अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? देखिए, इसमें क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा है कि इन निम्नलिखित में से कौन था जो अपने पति, जो उनके पति थे वो बादशाह थे और उनके लिए एक उन्होंने क्या बनवाया था? मकबरे का निर्माण करवाया था। तो ऑप्शन नंबर ए है शाह बेगम ने, ऑप्शन नंबर बी हाजी बेगम ने, ऑप्शन नंबर सी मुमताज महल बेगम ने, ऑप्शन नंबर डी नूरुन्निसा बेगम ने। देखिए दोस्तों, हाजी बेगम जो अपने पति, देखिए हाजी बेगम कौन थी? हाजी बेगम जो थी वो हुमायूं की बीवी थी, इसलिए हाजी बेगम ने अपने पति हुमायूं के लिए मकबरे का निर्माण दिल्ली में करवाया था। कहाँ पे? दिल्ली में। और दीनपनाह में। कहाँ पे? दीनपनाह में। याद रखिएगा, दीनपनाह जो है वो लाइब्रेरी था जहाँ पे गिरकर किसकी मृत्यु हो गई थी? दीनपनाह में गिरकर किसकी मृत्यु हो गई थी? हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, याद रखिएगा, जब वह कुछ ज़्यादा शराब के लत में जब सीढ़ी से उतर रहा होता है तभी उसकर गिरकर दीनपनाह नगर, जिसको कहा जाता है दीनपनाह की लाइब्रेरियों से गिरकर जो है उसकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हाजी बेगम। हाजी बेगम ने सबसे पहले हुमायूं के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, चांदी का सिक्का किसने शुरू किया था? देखिए, चांदी का सिक्का किसने शुरू किया था आपको बताना है। देखिए, चांदी का सिक्का जिसने शुरू किया था वो कौन होगा? ऑप्शन नंबर ए अकबर, ऑप्शन नंबर बी शेर शाह सूरी, ऑप्शन नंबर सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर डी बख्तियार खिलजी। आपको बताइए क्या आंसर होगा। देखिए दोस्तों, चांदी का सिक्का, उससे पहले हमने बात किया था सोने का सिक्का जो था वो दिल्ली सल्तनत के बाद हुमायूं चलाता है, लेकिन जब हुमायूं का शासनकाल खत्म होता है और शेर शाह सूरी द्वारा लड़े गए युद्धों में, चौसा और कन्नौज के युद्ध में जब वह हार जाता है तो शेर शाह सूरी जब शासन की कमान संभालता है तभी वह जो है शुद्ध सोने के सिक्के और साथ ही साथ उसने चांदी के सिक्के को भी चलाया था। इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी ने सबसे पहले चांदी का सिक्का शुरू किया था। ठीक है, आते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शेर शाह के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपया की विनिमय दर क्या थी? मतलब ये पूछा जाता है, क्वेश्चन पे पूछना चाह रहा है कि तांबे के दाम और चांदी के रुपया की विनिमय दर क्या थी? तो ऑप्शन नंबर ए है आपका 16:1, 32:1, 48:1 या 64:1। देखिए दोस्तों, शेर शाह की मुद्रा व्यवस्था अत्यंत विकसित थी और इसने शुद्ध चांदी का रुपया, मतलब उसका जो व्यवस्था था वो बहुत ज़्यादा सिल्वर और गोल्ड कॉइन के ऊपर इलोबरेटेड था। तो उसने क्या किया था, 180 ग्रेन जो तांबे का दाम था उसके ज़माने में चांदी का रुपया 180 ग्रेन तथा तांबे का दाम 380 ग्रेन चलाया करता था। रुपया और दाम की विनिमय जो दर थी वह थी कितनी? 64:1 थी। कितनी थी? 64:1 थी। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी 64:1। ठीक है दोस्तों, आते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, शुद्ध चांदी का रुपया का आविष्कार किसने किया? देखिए, अभी मैंने आपको बताया है उससे पहले ही कि देखिए शुद्ध चांदी का रुपया का आविष्कार किसने किया है। तो आप इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। हमें कमेंट का आपका इंतज़ार रहता है, आप ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिख करके बताइएगा। हम आप कमेंट को चेक करेंगे और उसके बाद उसका रिप्लाई भी देंगे। आते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, शेर शाह सूरी की मृत्यु हुई थी। देखिए दोस्तों, शेर शाह की मृत्यु कहाँ हुई थी ये क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा है। देखिए, ऑप्शन नंबर ए है आगरा, ऑप्शन नंबर बी है आपका खालिंजर, ऑप्शन नंबर सी रोहतास, ऑप्शन नंबर डी सासाराम। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। देखिए, कालिंजर विजय जब 1545 में शेर शाह सूरी कालिंजर पर विजय करने के लिए जाता है तभी शेर शाह के सैनिक हुक्के जो फेंकने में व्यस्त थे तो बारूद से भरा हुआ एक गोला जो था वो दुर्ग की दीवार से टकरा गया और वहाँ जा गिरा जहाँ बारूद से भरे हुए बहुत से गोले रखे हुए थे, जिससे गोलों में आग लग गई और वे फट फट कर सभी दिशाओं में विध्वंस करने लगे, यानी डिस्ट्रॉय करने लगे, सबकी चीज़ों को स्पॉयल करने लगे। शेर शाह वहाँ से अधजला बाहर निकला, लेकिन फिर भी दुर्ग तो जीत लिया गया, किंतु यह जीत शेर शाह के लिए अंतिम हो गई, क्योंकि इसी जलन की वजह से उसके बॉडी में पूरा जलन हो गई थी, पूरा बहुत ज़्यादा उसका बॉडी जल गया था। और 22 मई 1545 को 60 वर्ष की आयु में, कितने वर्ष की आयु में? 60 वर्ष की आयु में किसकी मृत्यु हो जाती है? शेर शाह की मृत्यु हो जाती है। और इस तरह से कालिंजर में वो अपने अंतिम सांसों को गिनता है और वहाँ पे उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह से क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कालिंजर में। तो कहाँ हुआ था शेर शाह की मृत्यु? कालिंजर के किले में, याद रखिएगा। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता, इस कथन को किस मध्यकालीन शासक से संबंध करेंगे? बताइए। ऑप्शन नंबर ए है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर सी शेर शाह सूरी, ऑप्शन नंबर डी औरंगजेब। बताइए क्या होगा इसका आंसर।
दोस्तों देखिए, शेरशाह सूरी मारवाड़ के युद्ध में राजपूतों के शौर्य पराक्रम से इतना प्रभावित हुआ था कि उसके मुख से उक्त वाक्य फूट पड़ा कि, क्योंकि देखिए क्या हुआ था, जब उसने मारवाड़ पर अटैक किया और वह जब वह उसको जीतने के क्रम में उस पर जब अटैक करता है तो देखता है कि राजपूत की जो शक्ति है वो बहुत ही ज़्यादा भयानक रहती है, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त स्ट्रांग रहती है, जिसके बाद वो जो है उनके ऊपर अटैक करता है तो वो हारते हारते किले को जीत पाता है मारवाड़ के युद्ध में। इसलिए वो कहता है, वो किला बहुत छोटा सा था, इसलिए वो ये बात कहता है कि मैं एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में अपने पूरे साम्राज्य को खो दिया होता, क्योंकि वो हारते हारते जीतता है। इसलिए यह कथन कहता है कि मैं हारते हुए एकदम एक बाजरे मुट्ठी के चक्कर में साम्राज्य खो दिया था। इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, शेरशाह सूरी। ठीक है, आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, शेरशाह का मकबरा कहाँ है। देखिए अभी आपको बताया है कि शेरशाह का मकबरा कहाँ है, लेकिन देखिए मैंने आपको बताया था अभी कि उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी। उनका मकबरा जो है ऑप्शन नंबर ए है सासाराम, ऑप्शन नंबर बी है दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी कलिंजर, ऑप्शन नंबर डी सोनार गांव। बताइए कहाँ है शेरशाह का मकबरा। देखिए दोस्तों, शेरशाह का मकबरा जो है वो बिहार के शाहाबाद के सासाराम नामक स्थान पर एक तालाब के ऊंचे बहुत हिस्से पर बनाया गया है। यह जो है इसका शेप जो है वो दोनों शेप जो है गौरव और दोनों दृष्टियों से भारतीय मुसलमानी निर्माण कला का एक चमत्कार माना जाता है तथा हिंदू और मुस्लिम वास्तुकला का इसे प्रतीक भी माना जाता है, और यह एक तरह से उनका मिश्रण है। तो याद रखिएगा शेरशाह का जो मकबरा है वो सासाराम बिहार में स्थित है, याद रखिएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सासाराम। ठीक है, आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, शेरशाह को दफनाया गया था। दोस्तों देखिए ये क्वेश्चन फिर से वही पूछना चाह रहा है कि शेरशाह का जो मृत्यु था वो उसके बाद उसे कहाँ दफनाया गया था। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए कलिंजर में, ऑप्शन नंबर बी सासाराम में, ऑप्शन नंबर सी जौनपुर में, ऑप्शन नंबर डी पटना में। तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में हमें लिख के बताइएगा, क्योंकि हमने इससे पहले इसी क्वेश्चन का आपको आंसर बताया है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण कराया था। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है फिरोज तुगलक, ऑप्शन नंबर बी है इब्राहिम लोदी, ऑप्शन नंबर सी है शेरशाह, ऑप्शन नंबर डी है बाबर ने। बताइए दिल्ली का पुराना किला के भवनों का निर्माण किसने कराया था। तो देखिए दोस्तों, दिल्ली स्थित पुराना किले के भवनों का निर्माण शेरशाह सूरी ने कराया था। किसने कराया था, शेरशाह सूरी ने। और यहाँ किला कुहना, मस्जिद और शेर मंडल आदि भवन का भी निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। तो इसलिए याद रखिएगा उसने किसका निर्माण किया था, शेर मंडल। क्या करवाया था, शेर मंडल का भी उसने निर्माण करवाया था। तो याद रखिएगा शेर मंडल और जो किला कुहना, क्या किला कुहना जो कि दिल्ली में ही है, किला कुहना भी किसने बनवाया था, शेरशाह सूरी ने ही बनवाया था। याद रखिएगा दोनों क्वेश्चन को। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शेरशाह सूरी ने पुराना किले के भवनों का निर्माण कराया था। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी। देखिए ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस प्री 2008 में भी पूछा गया है। आपको बताना है कि पट्टा और कबूलियत की व्यवस्था किसने प्रारंभ की थी, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, शेरशाह सूरी ने या अकबर ने। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। देखिए कृषकों की मदद के लिए शेरशाह सूरी ने कबूलियत और पट्टा व्यवस्था की आरंभ की थी, और किसानों को सरकार की ओर से पट्टे दिए जाते थे और जिनमें स्पष्ट किया गया होता था कि उस वर्ष उन्हें कितना लगान देना है, इसलिए उसे कबूलियत पत्र के द्वारा स्वीकार किया जाता था। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शेरशाह सूरी। दोस्तों देखिए ये हमारा अंतिम क्वेश्चन था। आपने इन क्वेश्चनों में कितने क्वेश्चन सही किए हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ ये बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में हमें इसका आंसर बताइएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।